नमस्कार। राष्ट्र शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम के द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक लोभाविष्टः चक्रधरः था के अभ्यास पाठों को किया था। कुछ व्याकरण से संबंधित नियमों को भी जाना था जो आगे जाकर भी आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अभ्यास पाठ बच्चों बच भी गए हैं, तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम पुनः उन अभ्यास पाठों को करने का प्रयास करते हैं, वो भी साथ साथ। बच्चों देखिए, अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, यानी रेखांकित पद की या शब्द की विभक्ति को आपको बताना है। बच्चों, अब विभक्ति आ गई ना। कारक का जब हम लोग अध्ययन किए थे तो हम लोग देखे थे ना, बात किए थे कि कारक क्या है, विभक्ति क्या है। अगर कोई विभक्ति दिया गया है तो आपको कैसे पहचानना है कि ये कौन सा कारक है। तो थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर ले। बच्चों, हमने जाना था कि जो काम करता है वो कारक है ना। करोति इति कारक या क्रियान्वयत्वम इति कारक, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो वो क्या है, कारक है। और ये भी जाना था कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। संस्कृत व्याकरण में संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक के प्रकार में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इसका संबंध क्रिया से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जाना था ना। फिर ये भी बात किया था कि विभक्ति क्या है। हम लोग ने जाना था कि विभक्ति चिन्ह विशेष है जिससे पता चलता है कि अमुक कारक कौन सा है। कारक में विभक्ति कितने हम लोगों ने देखा था, 8 देखा था ना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इसी तरह से अष्टमी विभक्ति भी देखा था। तो अब हमको वही विभक्ति से सवाल आ गया है। तो बातें भी इसीलिए हो रही थी कि विभक्ति क्या है, कारक क्या है, कारक भी कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्क्रीन पे और पता करते हैं कि जो रेखांकित शब्द हैं वो किस विभक्ति के हैं। बच्चों, पहला देखिएगा, पहला है लिखा हुआ है भो मुधः किमनेन क्रियते, यानी अरे मूर्ख, इससे क्या करोगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है अनेन, यानी इससे, क्रियते यानी क्या होगा, है ना। तो इससे सूचित हो रहा है ना कि कोई सामान है जिसके द्वारा कुछ किया जाएगा। तो यहाँ किस संदर्भ में अनेन लगा है? जब प्रथम ब्राह्मण पुत्र को तांबा मिला था तो वो बोला था क्या अपने अन्य मित्रों से, कि अरे जितनी इच्छा हो तांबा ले लो। तो जो दूसरे मित्र थे बोले थे कि अरे मूर्ख, इस तांबे से क्या होगा। यानी आप समझ रहे हैं मैं कहाँ पे जा रही हूँ। यहाँ पूछ रहा है विभक्ति, यानी कारक पे मैं जा रही हूँ कि वो कौन सा कारक था जो किसी कार्य को करने में सहायक होता है ना। याद आया कुछ? कर्ण कारक, ठीक है, जिसका परिभाषा था साधकतम कर्णम, यानी जो क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। और कर्ण कारक का एक सूत्र है बच्चों जिससे यहाँ पे वो विभक्ति आई है। आइए देखते हैं उस सूत्र को। बच्चों, अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्णी तृतीया, यानी कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। विभक्ति आ गया ना, पूछ रहा है कौन सा विभक्ति है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तृतीया विभक्ति है। कैसे, कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जो
क्रिया के संपादन में सहायक हो उसे कर्ण कारक कहते हैं, और करने तृतीया सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो आपको कुछ और भी वाक्य दिए जा सकते हैं, आप पूछे जा सकते हैं कि इस वाक्य में जो शब्द है या वाक्य है वो किस विभक्ति के हैं, किस कारक के हैं, या किस सूत्र से लिए गए हैं। तो बच्चों पहला देखिए, जैसे लिखा हुआ है सह हस्तेन लिखति, यानी वह हाथ से लिखता है। तो यहाँ लिखना रूपी कार्य में सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है? तो हाथ कर रहा है। तो हाथ कर रहा है तो करने तृतीया सूत्र से यहाँ हाथ में तृतीया विभक्ति लग गई। तो तृतीया विभक्ति लगने के पश्चात वो क्या हो जाएगा? हस्तेन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगला वाक्य देखिए, सा मुखेन वदति, यानी वह मुंह से बोलती है। सा यहाँ क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है, इसलिए हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब सह रहेगा तो वो पुल्लिंग है, साह रहेगा तो वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ बोलना रूपी कार्य में सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है? मुंह कर रहा है, मुख कर रहा है। तो ये मुख रूपी पद में करने तृतीया विभक्ति से तृतीया विभक्ति हो जाएगा। तो हो जाएगा सा मुखेन वदति। बच्चों आपसे ऐसे वाक्यों से कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो मुखेन पद को रेखांकित कर दिया जाए और पूछा जाए कि अमुक जो पद है, जो रेखांकित पद दिया गया है, किस विभक्ति का है। या पूछा जाएगा कि इस वाक्य का निर्माण किस कारक सूत्र से किया गया है, वो बताइए। या तो आपको सूत्र दे दिया जाएगा कि करने तृतीया सूत्र की व्याख्या कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। आपको इससे संबंधित प्रश्न आना ही आना है, इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। चलिए आगे और भी कुछ उदाहरण दिए गए उसको देख लेते हैं। बच्चों आगे है श्यामा पादेन चलती, यानी श्यामा जो है वो पैर से चलती है। तो चलना रूपी क्रिया में हमको देखना है कि सबसे अधिक सहायता क्या कर रहा है? तो पैर कर रहा है। तो यहाँ करने तृतीया सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बच्चों की बालकः कंदुकेन खेलती, है ना। तो यहाँ पे कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। बच्चा को खेलने में सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है? या कोई माध्यम का भी काम कर रहा है। या आप इस तरह से भी प्रश्न कर सकते कि बच्चा किससे खेल रहा है, किस चीज़ से खेल रहा है। तो जो प्रश्न आपको आ रहा है तो वो भी तृतीया विभक्ति का प्रश्न होगा। किससे, है ना, से आ रहा है, यानी तृतीया विभक्ति का भी चिन्ह था से या द्वारा। तो क्या होगा? बालकः कंदुकेन खेलती। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अब इसी का अगला वाक्य देखिए। जो अगला वाक्य दिया गया है उसमें भी आपको रेखांकित जो पद है उसका विभक्ति चिन्ह लिखना है। तो देखिए क्या है, रामस्य भ्राता कुत्र गतः, यानी राम का भाई कहाँ गया। तो रामस्य बच्चों याद कीजिए बालक शब्द रूप। जब हम शब्द रूप पढ़ रहे थे तो हम लोग बालकस्य कहाँ देखे थे? षष्ठी विभक्ति एक वचन में, यानी ये कौन सा कारक का है? संबंध कारक का है। जैसे ही षष्ठी विभक्ति आ रहा है यानी ये किस कारक का बोध करा रहा है? संबंध कारक। और संबंध कारक किसे कहते हैं? जिस कारक से किसी संबंध का होना सूचित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और इस पे एक सूत्र भी है जिससे आपको पता चलेगा कि उस सूत्र के द्वारा इसमें कौन सी विभक्ति लगती है। तो आइए देखते हैं।
बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए, जो कारक के अंतर्गत पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है उसको दिया गया है। इस सूत्र को आपको आ सकता है कि व्याख्या कीजिए, दिया गया वाक्य किस सूत्र से संबंधित है ना। तो हमको भी लिखना है कि रामस्य में कौन सी विभक्ति है। तो आइए देखते हैं पहले इस सूत्र को। लिखा हुआ है संबंधे षष्ठी, यानी जहाँ किसी से कोई संबंध होना जाना जाए वहाँ संबंध कारक होता है, तथा संबंधे षष्ठी सूत्र से संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए उसका कुछ उदाहरण भी दिया गया है। जैसे पहला उदाहरण है बच्चों, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, यानी राम का भाई लक्ष्मण है। तो बच्चों यहाँ संबंध जाना जा रहा है ना। लक्ष्मण का संबंध राम के साथ क्या है? तो भाई का है। तो यहाँ राम में कौन सी विभक्ति लगी है? संबंधे षष्ठी से षष्ठी विभक्ति लगी है। उसी तरह देखिए सीतायाः पति रामः अस्ति, यानी सीता के पति राम हैं। तो यहाँ भी एक संबंध सूचित हो रहा है। तो यहाँ है कि किसका किससे संबंध सूचित हो रहा है। तो बच्चों यहाँ राम का सीता के साथ कोई संबंध सूचित हो रहा है कि राम जो हैं वो सीता के क्या हैं? पति हैं। तो सीता से संबंध सूचित हो रहा है कि सीता के पति राम हैं। तो यहाँ सीता में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। अब बच्चों आकारांत शब्द रूप को याद कीजिए। जब हम लोग शब्द लता शब्द रूप का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो जैसे लता जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो सीता भी तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो षष्ठी एक वचन में जैसे लतायाः हुआ था, उसी तरह से सीता का भी षष्ठी एक वचन में सीतायाः हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ सीतायाः पति रामः अस्ति हुआ है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जरूरी नहीं है कि हर जो वाक्य जो है वो पूरा ही रहे, अस्ति लगा ही हो, आसित लगा ही हो। अगर मम माता भी रहे तो यहाँ पे मम माता त्व पिता है ना। तो यहाँ पे भी एक संबंध सूचित हो रहा है, एक मुझसे माँ का। तब भी हम कह रहे हैं कि मेरी माँ, मम माता। तो वहाँ भी क्या होगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तस्य पिता, तस्य जननी, तस्य स्वसा, है ना। अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद देखिए, तस्य पिता कृषकः अस्ति, यानी उसके पिता किसान हैं। तो ये सभी भी पूछा जाए बच्चों कि तस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो चूँकि उसके पिता किसान है, यानी उसके पिता, उससे किसी पुरुष का कोई संबंध है पिता का, है ना, जो किसान है। तो वहाँ भी आपको संबंधित षष्ठी से षष्ठी विभक्ति होगी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो बच्चों यहाँ देखिए, रामस्य भ्राता कुत्र गतः में रामस्य में जहाँ स्य जुड़ा रहे तो वहाँ तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन से सूत्र से हुआ है तो आप बखूबी बता सकते हैं आपकी संबंधित षष्ठी से हुआ है ना। और इस तरह के अगर सूत्र आ भी जाए कि संबंधित षष्ठी, सूत्र की व्याख्या उदाहरण के साथ कीजिए तो आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, है ना। और उससे संबंधित वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला वाक्य कौन सा है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मह्यम फलम रोचते, महाम फलम रोचते होगा और मह्यम भी हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी विभक्ति है। बच्चों ये जो वाक्य दिया गया है ना कि मह्यम फलम रोचते, इसके पीछे जो सूत्र आया है वो भी बहुत ही
प्रमुख सूत्र है, अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वो सूत्र जानना चाहिए। चलिए देखते हैं वो सूत्र क्या है। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और हमेशा पूछे जाने वाला सूत्र है वो है रुच्यार्थे चतुर्थी। अब इस सूत्र का क्या अर्थ है, देखिए स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है कि रोच का अर्थ है बच्चों अच्छा लगना, है ना। तो कह रहा है कि रोच धातु के योग में जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है या लगती है। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ कह रहा है कि रोच धातु के योग में जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, यानी रुच धातु भी वहाँ पे हो और जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो अच्छी लगने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ रुच धातु भी है और किसे अच्छी लग रही है, मुझे लग रही है, तो मुझ में चतुर्थी विभक्ति होगी। अगर मैं कहूँ राम को मिठाई पसंद है, तो यहाँ हम लोग को पहले प्रश्न करना होगा कि मिठाई किसको पसंद है, तो राम को पसंद है, तो राम में यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। किस सूत्र से? रुच्यार्थे चतुर्थी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर से एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा रुच्यार्थे चतुर्थी, अर्थात रुच धातु की योग में जिसे कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे देखिए बच्चों, महाम फलम रोचते, तो बच्चों ये जो महाम लिखा हुआ है वो अस्मत् धातु का रूप है। जब अस्मत् धातु का रूप चलता है तो इस तरह से चलता है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि और महाम यानी चतुर्थी, तो इसीलिए इसमें लग गया है महाम। और ये सब से पूछ भी सकता है कि महाम का मूल धातु रूप क्या है, तो आपको लिखना होगा कि अस्मद है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो लिखा दूसरा देखिए बच्चों, लिखा हुआ है बालकाय कुंडलिका रोचते। कुंडलिका का अर्थ यहाँ पे जलेबी होता है, क्योंकि वो गोल गोल घुमा हुआ रहता है ना। तो हो गया लड़का को जलेबी अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो आपको ये भी देखना है कि रुच धातु का तो प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि जब रुच धातु का प्रयोग करेंगे तभी रुच्यार्थे चतुर्थी सूत्र से आप जिसे कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला वाक्य कौन सा है। बच्चों अगला जो देखिए वाक्य देखिए, लिखा हुआ सह गृहात बहिः आगच्छत। लिखा हुआ सह गृहात बहिः अगच्छत, यानी वह घर से बाहर गया। ठीक है, तो बच्चों घर से बाहर गया, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अपादाने पंचमी, है ना। अपादाने पंचमी और एक सूत्र था ध्रुवम पाए अपादानम, यानी अलगाव की स्थिति में जो स्थिर रहता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो उस सूत्र से तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, लेकिन एक सूत्र और है बच्चों जिसे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ केवल लिखा जा सकता था कि स गृहात अगच्छत, यानी वो घर से चला गया, लेकिन यहाँ वही शब्द लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है बाहर। तो आइए ये सूत्र जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है बहिर योगे पंचमी, और ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूत्र की व्याख्या करना रहे तो आप कहिएगा कि बहिः अर्थात बाहर शब्दों की योग में पंचमी विभक्ति होती है।
शब्दों के योग कहा गया है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? मतलब जिस शब्द के साथ ये जुड़ा हुआ हो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे घर से बाहर, विद्यालय से बाहर, सरोवर से बाहर, है ना, खिड़की के बाहर। तो बाहर जो शब्द है जिससे जुड़ा रहे उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। किस सूत्र से? बहिर्योगे पंचमी सूत्र से। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला है उदाहरण है कि जैसे आपको दिया रहे घर से बाहर वाटिका है ना। तो यहाँ बाहर जो है वो घर से जुड़ा हुआ है, इसलिए घर से पंचमी विभक्ति लग के हो जाएगा गृहात् बहिः वाटिका अस्ति। हाँ, तो बच्चों इसका हो जाएगा गृहात् बहिः वाटिका अस्ति। उसी तरह से देखिए विद्यालय के बाहर पेड़ हैं, तो यहाँ बाहर शब्द जो जुड़ा है वो विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए विद्यालय में पंचमी विभक्ति लगेगा और इसका अनुवाद हो जाएगा विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के बाहर पेड़ है। उसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगर आपको लिखा रहे कि सीता घर के बाहर खेलती है, तो सीता किसके बाहर खेल रही है? घर के बाहर खेल रही है। तो बाहर शब्द जो है वो घर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए घर में क्या होगा? पंचमी विभक्ति लग जाएगी, है ना। कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि बाहर यानी बही, वही शब्द जिस शब्द के साथ जुड़ा रहे उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सीता गृहात् बहिः खेलति। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये सूत्र भी आपको स्पष्ट हो गया होगा, आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, लिखा हुआ है कि एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्, यानी किसी नगर में एक राजा था, है ना। तो बच्चों यहाँ किसी नगर में कहने का क्या अर्थ है? एकस्मिन् नगरे, तो एकस्मिन् में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? आपको एक सूत्र याद है, आधारे सप्तमी, यानी कोई भी, देखिए यहाँ आधारे सप्तमी भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है? जो आधार है, आधार किसको कहते हैं? क्रिया के संपन्न होने में कोई ना कोई आधार अवश्य होता है और उस आधार में सप्तमी विभक्ति लगती है। किससे? अधिकरणी सप्तमी से, है ना। तो यहाँ क्या है? जैसे आप देखिए सरोवर में मछली है या जल में मछली है, तो मछली के रहने का आधार क्या है? जल है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो बंदर के बैठने का आधार क्या है? पेड़ है। बच्चा मैदान में खेल रहा है या बच्चा मैदान में गेंद से खेल रहा है, तो वो जो खेलने का क्रिया कर रहा है उसके लिए भी तो कोई आधार है। तो उसी तरह से यहाँ क्या है? एकस्मिन् नगरे, यानी किसी नगर में। तो किसी नगर में क्या है? यहाँ पे आधार है। तो जहाँ आधार हो तो वहाँ अधिकरणी सप्तमी से सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी बच्चों? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो बच्चों देखा आपने, केवल एक अभ्यास पाठ के द्वारा हम लोगों ने कारक की भी पुनरावृत्ति की, विभक्ति को भी जाना और बहुत सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं संस्कृत व्याकरण में उसको भी जाना, उसकी व्याख्या करना भी जाना, उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे और कैसे कैसे संभावित प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा की। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और ये आपके अध्ययन को सुगम बनाने वाला, आसान बनाने वाला साबित होगा।
ऐसी मैं आशा कर रही हूँ। तो बच्चों इसका अभ्यास कीजिए और जो जो सूत्र बताए गए हैं उसको संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में ढूंढिए, खोजिए, है ना, और उस पर और वाक्य बनाइए और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। ऐसे आप में और निखार आएगा और आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए बच्चों, आप अभ्यास कीजिए। हम पुनः नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।